देखो जो वेरिएबल मास सिस्टम, इसको मैं डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करूंगा अभी, है ना। वेरिएबल मास सिस्टम को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा और ये क्वेश्चन करके देखो, इसको बड़ा मजा आएगा। मतलब ये ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली वेरिएबल मास सिस्टम को समझने का फंडामेंटल है। देखो ये 3 शरारती बच्चे, ठीक, बिल्कुल आइडेंटिकल, तिड़वा जिसको बोलते हैं तिड़वा। तो 3 चिल्ड्रेन ईच ऑफ मास m standing on stationary flat car of mass capital M, time t equal to 0, they all jump off with the velocity relative to the flat car of u, मतलब u इनकी वेलोसिटी है जो इस कार के रिलेटिव है। तो उसकी कार की वापस वेलोसिटी क्या होगी। हालांकि जब ये सेंटर ऑफ मास हमने स्टार्ट किया था तो सबसे स्टार्टिंग में भी यही क्वेश्चन कराया था रिकॉइल के नाम से, और फिर से वही चीज है, बिकॉज यही वेरिएबल मास सिस्टम का फंडामेंटल भी है। और उसके बाद मतलब पहले में ये तीनों के बीच पक्की दोस्ती थी, तो तीनों एक साथ कूद गए, और अगले दिन क्या हुआ, इन्होंने एक साथ डू नॉट जंप टुगेदर की जगह पर एक एक करके, मतलब पहले ये कूदेगा, फिर ये कूदेगा, और फिर ये कूदेगा, वन आफ्टर वन, लेकिन सबको सब कूदेंगे यू स्पीड से ही, रिलेटिव स्पीड सबकी यू रहेगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इसमें भी निकालनी है क्या होगी, और फिर कंपेयर करना है कि ये वेलोसिटी पहले वाले से ज्यादा होगी या कम होगी। मतलब अगर ये तीनों एक साथ कूद जाए तो इस कार में जो वेलोसिटी आएगी, और अगर ये एक एक करके जंप करते हैं तब इस कार में जो वेलोसिटी आएगी कौन सी ज्यादा होगी। अब आप में से कुछ लोग अंदाजा लगाओ, गेस करो, है ना। कुछ लोग गेस भी कर सकते हो, लॉजिकल गेस भी हो सकता है, और कुछ किसी देवी देवता का नाम लेकर के भी गेस कर सकते हो, ठीक है, कि यार ये होना चाहिए। और कुछ लोग थोड़ा सा फिजिक्स लगाएंगे तो उनको थोड़ा समझ आ जाएगा कि यार इसमें कौन सा केस ज्यादा आना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा गेस तो कर ही लो, है ना, एटलीस्ट मतलब रिजल्ट आने के बाद ये तो मालूम चलेगा ना कि मेरा सही था कि नहीं। अच्छा, एक नाम नहीं लेंगे, लेकिन अभी एक और गेस आया है कि दोनों कंडीशंस एक जैसी हैं, कि वो साथ कूदे चाहे एक एक करके कूदे, रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। ओके, हाँ ये भी तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। देखते हैं यार, चलिए पहला केस करेंगे, ये तीनों एक साथ कूदेंगे, बट उसके पहले कुछ एजम्पशंस इस न्यूमेरिकल में लिखे नहीं है, वो मैं मान के चलता हूँ। दैट मीन्स कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। फ्रिक्शनलेस कंडीशन से वो क्वेश्चन में लिखना हम भूल गए, और इनिशियली ये रेस्ट पे है। इनिशियल कंडीशन में ये सारा कंडीशन रेस्ट पे है, मतलब ये कार भी रेस्ट पे है, और वो जो 3 नॉटी बॉय हैं ईच ऑफ मास m वो भी रेस्ट पे है। पहला कंडीशन दिखाता हूं आपको, देखो फर्स्ट केस, जंपिंग टुगेदर। जंपिंग टुगेदर में अगर हम बात करेंगे तो इनका इनिशियल मोमेंटम निकालें अगर, जब ये ऑल एट रेस्ट है, तो आप यहाँ पर इनका इनिशियल मोमेंटम निकालो पूरे सिस्टम का, और इनिशियल मोमेंटम नेचुरली 0 है क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों इकट्ठा कूद गए, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है जी। तो ये तीनों मास को अलग कर दिया गया, पहले वो कार के ऊपर थे, अब वो कार से अलग हो गए, तो जब वो कूदेंगे तो नेचुरली कार की वेलोसिटी v हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये कार रिकॉइल कर गई, तो ये v इसकी रिकॉइल वेलोसिटी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में ये ध्यान रखने वाला होता है कि ये जो u है वो रिलेटिव टू द कार है, इसका मतलब यहाँ पर तुमको पहला काम तो ये करना पड़ेगा, इन पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इसमें। मोमेंटम कंजर्व करने से पहले यहाँ पर एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करो, ठीक है। सो v एक्चुअल पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मोमेंटम कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि जो वेलोसिटी क्वेश्चन में दी गई है वो रिलेटिव दी गई है। तो वो काइनेमेटिक्स वाला कंसेप्ट लगाओ। काइनेमेटिक्स वाले कंसेप्ट से अगर हम इसकी दोनों इनकी एक्चुअल वेलोसिटी को कुछ एज्यूम, हाँ, तो काइनेमेटिक्स से मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी इसकी, वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो u माइनस वी होगा। अब ये कंफ्यूज मत करना क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इसके लिए अपना कंसेप्ट लगाओ कि ये एक्चुअल वेलोसिटी u माइनस वी क्यों लिखी जा रही है। और उसके बाद क्या करेंगे, इनका फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के बाद सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में 3m, तीनों पर्सन्स को, तीनों जो किड हैं उन तीनों चिल्ड्रंस को एक साथ 3m मास मान ले, और उनकी एक्चुअल वेलोसिटी u माइनस वी, और कार की नेगेटिव साइड पर है वेलोसिटी, तो माइनस m इंटू वी, और मोमेंटम कंजर्व कराओ यहाँ से, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज जंपिंग इंटरनल प्रोसेस के थ्रू होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से v की कुछ ये वैल्यू आएगी, आपको चेक कर लेना, 3mu डिवाइडेड बाय
कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m। वेरीफाई जरूर करना, मतलब देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको पेन पेपर लेकर के सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा लेक्चर का, बेनिफिट जीरो होता है। पहले तो वेरीफाई कर लो ये रिजल्ट है या नहीं है मोमेंटम कंजर्व करके। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, बाद वाला मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, पी आई इक्वल टू पी एफ, यानी कि जीरो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और रिजल्ट की वैल्यू। कंफर्म करें बच्चा ये है कि नहीं आंसर? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये पहला आंसर है जिसमें तीनों बॉय, तीनों जो चिल्ड्रंस हैं वो एक साथ कूद गए उनको चलिए देखो नेक्स्ट। अनवर जी भैया माइक म्यूट कर लो यार। ये बात अनवर भाई देखिए, इसके बाद 1 बाय 1 क्या केस करते हैं, जंपिंग 1 बाय 1। तो इसमें सिचुएशन देखो जल्दी से। पहला केस क्या हुआ है, फर्स्ट केस, इसमें तीनों रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम यहां पर भी जीरो। अब इसमें एक जंप किया, बाकी दोनों कार के ऊपर है। एक पर्सन जंप कर गया है, बाकी दोनों कार के ऊपर है अभी। इबाद अनवर आप माइक म्यूट करें भाई। इबाद अनवर दूसरी जगह। तो कार, इसमें एक पर्सन कूदा है यू वेलोसिटी से, बाकी दोनों अभी कार के मजा लेंगे, है ना, अभी कार पे ही एंजॉय करेंगे वो। ठीक है, मतलब वो पहले देखेंगे कि तुम कूदो, देखते हैं क्या होता है, फिर हम कूदेंगे। ऐसे भी दोस्त होते हैं कम्युनिटी टाइप के। तो यहाँ पर मोमेंटम जब निकालोगे इसमें भी, तो फिर से आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा इस पर्सन 1 की एक्चुअल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगा नहीं कैसे होगा ये, क्योंकि लेक्चर 1 में बताया था मैंने कैसे आएगा। एक्चुअल वेलोसिटी इसकी u माइनस v1 कार की वेलोसिटी है। फिर से हम मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम यहाँ पर। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू इक्वल टू दैट, वो सिंगल पर्सन जो जंप किया है m इंटू यू माइनस v1, और बाकी कार और ये दोनों 2m एक साथ चल रहे हैं, मतलब अभी ये 2m मास और कार एक साथ मूव करेंगे v1 वेलोसिटी से। तो माइनस टोटल मास लिखेंगे m प्लस 2m, जो कि ट्रेवल कर रहा है v1 की वेलोसिटी से। मतलब जो पर्सन कूद गया उसका मोमेंटम अलग कर दीजिए, जो बाकी कार के ऊपर है उनका मोमेंटम अलग कर दूं, और फिर कंजर्व कराओ इसको। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। और अब की बार आप आंसर बताओ क्या आएगा कंजर्व करा के, जिसमें से कोई एक आदमी आंसर, कोई आप लोग आंसर बताओ कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को अगर यहाँ पर कंजर्व करते हैं तो कार की जो v1 वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, बताएंगे आप लोग सॉल्व करके इसको। जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे क्लास उतनी जल्दी खत्म हो सकती है। mu upon m plus 3m। mu डिनोमिनेटर में m प्लस 3m आएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये कार की वो वेलोसिटी है जो एक पर्सन के जंप करने के बाद है। अभी अभी बाकी के दो पर्सन कार पे बैठे अपने दोस्त को देख रहे हैं, कोई बात नहीं अनवर जी, ठीक है। उन्होंने देख लिया कि यार वो दोस्त कूदा है, कुछ हुआ नहीं है, तो हिम्मत आ गई कि चलो अब हम भी कूदेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ये दोनों जो थे, दो जो बचे हुए थे, ये v1 से चल रहे थे, और ये v1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो प्रीवियस पार्ट में, m इंटू यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 3m, ये पहले से निकाल चुके हैं। अब इस दो में से एक और कूद गया, अब एक ही बचा, तो उसके बाद कार की वेलोसिटी हो गई v2। एक बार फिर से यहां पर कंसेप्ट एक्चुअल वेलोसिटी का, तो एक बार फिर यहां पर एक्चुअल वेलोसिटी, लेकिन अब की बार एक्चुअल वेलोसिटी u माइनस v2 लिखेंगे। और फिर से, बट इस बार ध्यान देना है, इस बार इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि पहले से ये दोनों पर्सन, मतलब दोनों जो चिल्ड्रंस हैं वो और प्लस कार, ये सब मूव कर रहा है, तो इसमें इनिशियल मोमेंटम है। इनफैक्ट कितना इनिशियल मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम पहली बात तो नेगेटिव साइड पर है माइनस, और टोटल मास हमारे पास है m प्लस 2m, और उसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, उसको फिलहाल v1 ही रख देते हैं, अभी बाद में उसकी v1 की वैल्यू पुट कर देंगे। और अब इसका फाइनल मोमेंटम, सेकंड पर्सन के जंप करने के बाद का फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। तो जो पर्सन जंप कर गया उसके लिए m इंटू यू माइनस v2, और जो पर्सन कार के ऊपर है प्लस कार, यानी कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये पूरा कार प्लस ये पर्सन को मिला दें तो ये v2 वेलोसिटी से नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो माइनस v2। अब इनके मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे अगेन, एक बार फिर से p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, और इससे निकालते हैं कि v2 की क्या वैल्यू बन रही, मतलब कि सेकंड पर्सन के जंप करने के बाद जो कार की वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, करके देखो जरा एक बार आप।
मैं तो लिख दूंगा अभी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आंसर लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा यही कि आप इसका आंसर लिखें अपने आप। अब क्या रिजल्ट आ रहा है इसका, और V1 के फॉर्म में ही आंसर छोड़ सकते हो, मतलब ये जो आंसर आएगा इट विल बी V1 प्लस समथिंग आएगा, तो आप आंसर को V1 प्लस के फॉर्म बताइएगा, मतलब V1 की वैल्यू रखनी नहीं है मेरे को, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस इतना बता दो कि V1 के बाद क्या टर्म आ रही है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करके, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम इक्वेट करके देखो। चलो सर m प्लस 2m b माइनस mu और अपॉन 2m माइनस m। बता नहीं बचा, देखो मैं तो आंसर लिख ही दूंगा, मेरे को तो आंसर पता है, मैं तो आंसर लिख दे रहा हूँ कि ये आएगा V2 इक्वल टू V1 प्लस mu अपॉन m प्लस 2m। तो आपको देखना है कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। यस ना? सर, यही आ रहा है। तो अब यहाँ पर V1 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया m इंटू यू डिवाइडेड बाई m प्लस 3m प्लस m इंटू यू डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। ये आंसर आ रहा है सेकंड पर्सन के जंप करने के बाद की वेलोसिटी V2। नेक्स्ट, अब जो बचा हुआ पर्सन था वो भी जंप कर गया, तो ये V2 अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू m इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस 3m का टर्म था, और प्लस m इंटू यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m का टर्म था, ये V2 का एक्सप्रेशन। अब फिर से ये जंप कर गया, अब फिर से नई वेलोसिटी निकालनी है, V3 वेलोसिटी हो गई तीसरे पर्सन के जंप करने के बाद। सेम कंसेप्ट, फिर यहाँ पर एक्चुअल वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पर u माइनस V3। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, इनिशियल मोमेंटम जब लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम माइनस m V2 माइनस m नहीं सॉरी माइनस m प्लस स्मॉल m, क्योंकि इनिशियली कैपिटल M मास और स्मॉल m मास V2 वाली वेलोसिटी पर राइड कर रहे थे, तो m प्लस m V2 नेगेटिव साइड, और जंप करने के बाद अकेला कैपिटल M V3 पर चल रहा, तो माइनस m V3, और अकेला स्मॉल m u माइनस V3 पर चल रहा, तो यहाँ पर u माइनस V3। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसके से V3 की वैल्यू आएगी V2 प्लस m इंटू यू डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। चेक करके देखना इसको, करना जरूर, बता कोई फायदा नहीं होगा, मैं पहले बता दूं आपको, अगर आप कॉपी करोगे तो बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला। सर u माइनस V3 इंटू स्मॉल m भी होगा ना? हाँ वो सॉरी वो रह गया मेरे ख्याल से, स्मॉल m छूट गया, वेलोसिटी के साथ मास तो आएगा ना मोमेंटम में। और इसको जब V2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m इंटू यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 3m प्लस m इंटू यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m और प्लस m इंटू यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस m। ये फाइनल आंसर है इसका। तुमको शायद कुछ पैटर्न भी समझ में आएगा इसमें से, ये जो रिजल्ट बन रहा है अगर इसका आप पैटर्न देख पाओ। यस सर। अगर इसको मैं, हाँ मतलब अगर 3 चिल्ड्रंस की जगह 100 चिल्ड्रंस होते, 200 चिल्ड्रंस होते, 1000 चिल्ड्रंस होते, और कहा जाता है कि लास्ट में क्या वेलोसिटी आएगी, तो एक सीरीज बनेगी यहाँ पर, है ना, फाइनली जो आंसर आएगा। Yes, sir. Denominator is becoming smaller and smaller. हाँ, न्यूमरेटर रिमेन्स सेम m into e and the denominator part first is 3m, then it becomes 2m, then it becomes m. तो V3 is equal to V1 plus V2 है ये, मतलब अब पहले ये देखो, आप ये एक्सप्रेशन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पेन पेपर से करोगे तब समझ पाओगे यार। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जब तक आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। भी लिखने से क्या होता है, आपके हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन और ब्रेन भी वर्क कर रहा होता है उस टाइम। ऐसे तो क्या होगा ना कि आप स्क्रीन पर देखने से कुछ नहीं फायदा होगा, आई मीन कोई फायदा नहीं होगा। अनिरुद्ध एचपी नहीं है ये, देखो ना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो नहीं बन रहा मेरे ख्याल से। ये मतलब ये कोई वो नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं, बट पैटर्न है, और हर एक पैटर्न सीरीज होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि ज्यादा कौन सा होगा। पहली बार जो आंसर आया था आपका फर्स्ट जंपिंग टुगेदर वाले में, तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जंपिंग टुगेदर वाले को आप ऐसे लिखो, यू कैन राइट इट एम यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 3m प्लस m u डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 3m प्लस m इंटू यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 3m, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। तो इससे कंपैरिजन होगा
जंपिंग में ज्यादा होगा। सर केस 2 में ज्यादा है। जंपिंग 2 में न्यूमरेटर इज कांस्टेंट एज वेल एज डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, बट इसी की जगह पर जब 1 by 1 कर रहे हो आप 1 by 1, तो न्यूमरेटर में तो सेम चीज चल रही है बट डिनोमिनेटर छोटा होता चला जा रहा है। सर आंसर बड़ा होता जाएगा फ्रैक्शन। इसका मतलब कब ज्यादा वेलोसिटी आएगी, एक साथ कूदने पर या एक एक करके कूदने पर? इंडिविजुअली एक एक इंडिविजुअली करके। एक करना। यानी अगर मास एक एक करके निकले, सुनिए यही वेरिएबल मास सिस्टम है कि किसी सिस्टम से मास एक एक करके बाहर जाए तो लगातार वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ पा रहे इस आइडिया को? नहीं, देखो सबसे पहले एक मास निकला तो कुछ वेलोसिटी गेन कर ली v1, फिर दूसरा मास निकला, सिस्टम से दूसरा मास चला गया तो हमारी पहले वाली वेलोसिटी में कुछ और वेलोसिटी ऐड हो गई, फिर तीसरा मास चला गया तो फिर हमारी पहले वाली वेलोसिटी में कुछ और वेलोसिटी ऐड हो रही है। यानी कि मास के निकलने से, सिस्टम में से मास कम करने से हमारे सिस्टम की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर यार? यस सर। समझ पा रहे हैं प्रोसेस क्या हो रहा है कि एक साथ जंप करना। देखिए ये वेरिएबल मास है, इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से मास रिड्यूस ही तो हो रहा है। पहले हमारे पास एक सिस्टम है जिसका मास कैपिटल M प्लस 3m है, उसमें से 3m निकल गया तो जो बचा हुआ मास कैपिटल M है उसने कुछ वेलोसिटी गेन करी। यानी कि किसी भी सिस्टम से अगर कोई मास बाहर जाएगा तो रिमेनिंग सिस्टम के अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जो जीरो वेलोसिटी पे था वो v वेलोसिटी पर आ गया। ये चीज यहाँ पे हो रही है, जीरो वेलोसिटी से v1 पर आए, फिर जब एक मास निकला फिर हम v1 से v2 हो गए, फिर एक और मास निकला तो v2 से v3 हो गए। तो लगातार मास निकलते चले जाएंगे और लगातार वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि रॉकेट प्रोपल्शन का कंसेप्ट क्या बनने वाला है? जो ये चिल्ड्रन है उनकी जगह गैसेस मानो। सर जैसे जैसे गैस निकलती है कि वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। समझ आ रहा है? हाँ, ये जो चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ, ये चिल्ड्रन रॉकेट के केस में गैसेस का काम करेंगी। जो गैसेस होती हैं फ्यूल होती है, बर्नआउट करके बाहर आएगी, और ये जो कार्ट है ये रॉकेट का काम करेगा। तो जैसे जैसे गैसेस निकलती जाएंगी रॉकेट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यस मतलब क्वेश्चन का आइडिया समझ में, डायरेक्ट रॉकेट प्रोपल्सन पे नहीं जाना चाह रहा था, बिकॉज पहले उसकी एक इमेज बनाओ अपने माइंड में, मेंटल इमेज बनाओ वेरिएबल मास सिस्टम को कैसे। हाँ जी Sir, we can also say that since the children individually like they are getting out, so sir the cart might move a bigger distance. In which case? Sir, in the second case, jumping 1 by 1. Right, obviously, because in that case सर the ये car भी कह सकते हैं कि मास कम होता जा रहा है तो नीचे का डिनोमिनेटर कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। नहीं बच्चा, वो तो मैथमेटिकली कह रहे हो ना आप। यस अब आप इसको लॉजिकली बोलना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स क्या लग रही है यहाँ पर, ये तो मैथ है। तो ऐसा तो क्या बाहर कम हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि पर्सन से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा हो क्या रहा है उससे? सर एक यूनिट टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। नहीं अच्छा, अब मैं करूँ फिजिक्स। सर देखो सर जब तीनों एक साथ कूद रहे हैं तो एक साथ एक ही इम्पल्स लग रहा है, और जब अलग अलग करके कूद रहे हैं तो 3 बार अलग अलग इम्पल्स लग रहे हैं। राइट, ये बोल रहा हूँ मैं आपसे Yes. कि यहाँ पर फिजिक्स क्या लग रही है आपकी। वो तो आप जो बता रहे हो कि मैथ, कि डिनोमिनेटर ये हो गया, न्यूमरेटर ये हो गया, वो सब तो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब ये पर्सन से कूदेंगे ना तो इन पर्सन्स पर एक फोर्स लगेगी, एफ मान लेते हैं, स्मॉल एफ, और उसका रिएक्शन लगेगा कार्ट के ऊपर। यानी जो मास निकलेगा उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, और एक्शन रिएक्शन लॉ से कार्ट के ऊपर भी फोर्स आएगी, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं थ्रस्ट का फोर्स। थ्रस्ट इसको नाम दिया जाता है। जब कोई मास सिस्टम से निकलता है तो इस डिटैचमेंट के प्रोसेस में, मास के डिटैचमेंट के प्रोसेस में रिमेनिंग सिस्टम और जो डिटैच हुआ है वो दोनों आपस में एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिसको थ्रस्ट के नाम से आप डिफाइन करोगे। और अगर मैं आपसे कहूं, देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरा प्रोसेस मान लीजिए डेल्टा टी सेकंड्स में हुआ, इमेजिन करो कि ये पूरा प्रोसेस डेल्टा टी सेकंड्स में कंप्लीट हुआ, मान लेते हैं, तो कितना थ्रस्ट लगा होगा
अगर आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करने को दिया जाए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा के, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, मैथमेटिकली नहीं कह रहा हूं, अब आप मैथ्स पढ़ चुके, इसीलिए कहा जाता है फिजिक्स में कि आंसर लाना, जेई में सेलेक्ट होने वाले 50% से ज्यादा बच्चों का आंसर आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कैसे आया है, नहीं पता होता, और जिसको पता होता है फिर वो टॉपर है, वो डबल डिजिट रैंक है, जिसको रीजन पता है वो डबल डिजिट रैंक है, 100% लिखवा लो आपसे कहीं भी, और जिसका आंसर आ रहा है बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर आ कैसे रहा है, तो वो 2 बार डबल डिजिट रैंक आएगी उसकी। सुनिए, फॉर ये जो तीनों किड्स है, मतलब चिल्ड्रन, किड, बॉय, जो भी कह लो, मैन, गर्ल, जो भी कह रहा है, 3m मास, ये तीनों मास यहां पर रेस्ट पे थे, 0 मीटर पर सेकंड पे थे। भाई न्यूटन की तो आत्मा को सेटिस्फाई करोगे ना, न्यूटन की आत्मा तो एक ही चीज जानती है, फोर्स। तो अब आप न्यूटन की आत्मा से बात कर रहे हो, तीनों किड 0 मीटर पर सेकंड पे थे, वो तीनों किसी वेलोसिटी पे चलने लगे। अब फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो 3m मास और कितना चेंज इन मोमेंटम आया उसके अंदर, 3m मास के अंदर, मतलब जो किड्स हैं उनके मोमेंटम में क्या चेंज आया, तो वो 0 मीटर पर सेकंड पे थे, बाद में एक्चुअल वेलोसिटी उनकी u माइनस वी है, एक्चुअल वेलोसिटी, तो यहां पर u माइनस वी और डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो v आया था यहां पर उसको हम एक बार देखेंगे, जो v निकाला था हमने, ये 3mu डिवाइडेड बाय m प्लस 3m। मैं ये कहूंगा कि इस v को यहां रखा जाए, इस v को यहां रख करके एक बार यहां पर v की वैल्यू को रिप्लेस करा जाए, और जब आप v की वैल्यू रिप्लेस करोगे ना, देखो क्या बनेगा, यहां से f की क्या वैल्यू बनती है। अगर वहां पर v का जो आंसर आया है 3m u अपॉन कैपिटल M प्लस 3m, अगर वो v की जगह रखा जाए वहां पर, करके देखो जरा क्या बनता है वहां पर आंसर। एक बार आप 3m into 9m u square u m into plus u minus v एक upon m मिनट, plus 3m। एक एक करके बताओ। हाँ जी, 9 कहाँ से आ रहा है, 9 क्या रहा है, 9 क्या रहा है, फिर से बोला। हाँ 9, सर 9 नहीं होगा, 9 अभी रुके, यही हो रहा है आप लोग के, मतलब इसका मतलब लिख नहीं रहे हो। Sir, 3m the mu 3m कौन सा m, 3m m m mu upon mu m plus upon m 3 plus m. m अच्छा, 3 delta t। एक बताओ कोई ऐसे, एक ही सर बच्चा, 3mu upon m plus 3m। कौन सा m, छोटा m की बड़ा m? sir दोनों थ्री m कैपिटल M स्मॉल M Small U m sir अपॉन दोनों 3m प्लस कैपिटल M। ओके ठीक है, into 3m प्लस delta t 3 और delta t यस on सर, delta t। हाँ into वो तो delta आएगा, t। ठीक है ठीक है ठीक है, m प्लस 3 स्मॉल m और बाकी डेल्टा t और आएगा नीचे, ठीक है। ये आप एक तरीके से ये भी पूछ सकते थे कि कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स निकालने के लिए, और ये एवरेज फोर्स होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस फोर्स तो हम निकाल नहीं सकते हैं ऐसे केसेस में, तो एवरेज फोर्स निकालते हैं बाय द चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम करके, ठीक है। और अगर आप चाहते तो हम देखो, अगर हम यही फोर्स कार्ट पर भी लगेगा, आप चाहो अगर मैं यही इक्वेशन कार्ट के लिए अप्लाई करूं, तो देखो कार्ट के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, जो कार है उसके लिए, तो कार भी तो 0 मीटर पर सेकंड पे थी, और वो कार v स्पीड पर आ गई, तो 0 स्पीड से v स्पीड पर कोई बॉडी गई, 0 से v तक गए, तो न्यूटन के हिसाब से वेलोसिटी तो तभी बदल सकती है जब फोर्स लगी होगी। mv by t। तो f यहां से डायरेक्टली आ जाएगा, इसका मास m इंटू वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पर v का ये एक्सप्रेशन लेके जाओ, सर डायरेक्टली आ गया। हाँ तो आएगा तो सेम ही, एक्शन रिएक्शन लॉ भी तो है। अब समझ यस में सर। आया कि न्यूटन लॉ कितना बड़ा लॉ है, मतलब हर कंडीशन में वर्क कर रहा वो। तो ये क्या होता है कि बेसिकली जो मासेस जंप आउट करते हैं, है ना, किसी सिस्टम से, तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिसको थ्रस्ट का नाम भी प्रोवाइड किया रहता है कि वो थ्रस्ट है। और थ्रस्ट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितना मास कितने टाइम में निकला है।
मतलब कि मास के चेंज होने का रेट, ये भी कह सकते हो आप। द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट विल डिपेंड अपॉन द मास एंड इन व्हाट टाइम द मास इज लीविंग द सिस्टम, मतलब हाउ मच मास इज लीविंग द सिस्टम एंड इन व्हाट टाइम इट इज लीविंग द सिस्टम। बट ये मैं इतना टाइम इस एग्जांपल पर इसलिए बता रहा हूं आपको ना, क्योंकि डायरेक्टली वहां जाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। ये इसको समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक फिनोमिना है जिसमें मास लीव कर रहे हैं। ऐसा ही फिनोमिना रॉकेट में होना है, बट रॉकेट में मास का लीविंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर एक टाइम पर मास निकलता रहेगा, बिकॉज गैसेस परमानेंट निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार निकली गैस और बंद हो गई। जब तक रॉकेट ऊपर जाएगा तब तक गैसेस बाहर निकलती रहेंगी, मतलब वहां पर मास कंटिन्यूअसली बाहर आएगा। यहां पर डिस्क्रीट फॉर्म में बाहर आ रहा है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो, एक पर्सन कूद गया, कुछ टाइम के लिए मास चला गया, बाकी मास कांस्टेंट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक पर्सन कूदेगा, मतलब मास कम हो रहा है, रुक रुक करके कम हो रहा है। पहले एक मास रिड्यूस हो गया, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा मास रिड्यूस हो गया, फिर कुछ टाइम बाद तीसरा मास कम चला गया। तो मासेस रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन 1/1 करके। रॉकेट में यही चीज एक कंटिन्यूअस फिनोमेना में होगी। अब उसको समझाते हैं आपको, ये कंसेप्ट देख लेना, उसके बाद समझाते हैं क्या हो रहा है। तो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, देखिए ये है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ये ना, इसको हम यहाँ पर एक डेल्टा एम का सिंबल कह रहे हैं। ये डेल्टा एम है, एक डेल्टा एम मास है जो यू वेलोसिटी से चल रहा है, और एक कैपिटल एम मास का हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी पर, डेल्टा एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी पर चल रहा है। इसमें यू की वैल्यू ज्यादा है वी से। यहाँ पर हम मास अटैच करने वाला कंसेप्ट ले रहे हैं, मास लीव करने वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। मास अटैच करने वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। रॉकेट प्रपल्सन में मास निकलता है, हमको दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर मास गेन हो रहा है। तो मास टू बी अटैच्ड विद कैपिटल एम होने वाला है, मतलब ये डेल्टा एम मास कैपिटल एम के साथ अटैच होने वाला है। तो डेल्टा एम की वेलोसिटी यू, और ये सब एक्चुअल वेलोसिटीज है। यू इज द एक्चुअल वेलोसिटी, कैपिटल एम की वेलोसिटी वी, ये भी एक्चुअल वेलोसिटी है। कैपिटल एम के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। और जो ये मास टू बी अटैच्ड की बात कर रहे हो आप, ये जो मास इसमें अटैच होने वाला है, सेवांश नहीं कर रहे हैं जो बोल रहे पहले उस पर ध्यान दो। आप लोग उल्टा सीधा कंसेप्ट ना लगाओ। मास टू बी अटैच्ड विद कैपिटल एम में कह रहा हूं कि ये जो मास अटैच होने वाला है, ये और कैपिटल एम एक दूसरे पर स्मॉल एफ का फोर्स लगा रहे हैं। यानी जो स्मॉल एफ है, दैट इज द फोर्स बिटवीन डेल्टा एम, मतलब मास टू बी अटैच्ड, एंड कैपिटल एम। और इसी को भी हमने पीछे एक नाम दिया है। इस फोर्स को आप एक स्पेशल नाम देते हो यहां पर, कॉल्ड एज थ्रस्ट। एक अपथ्रस्ट होता है, वो लिक्विड्स में पढ़ते हो आप, वो बॉयंसी को बोलते हो आप। ये सिंपली थ्रस्ट कहलाता है, आपका फोर्स के नाम से पढ़ते हैं। ये वो फोर्स है, इसका स्पेशल नाम इसलिए है क्योंकि ये वो फोर्स है जब मासेस अटैच होते हैं या सेपरेट होते हैं तब लगता है। ये अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के टाइम की पर जो फोर्स लग रही है उसको आप स्पेशली थ्रस्ट के नाम से पढ़ रहे हो। और मास अटैच होने के बाद जब ये m प्लस डेल्टा एम हो गया सिस्टम, तो इसकी वेलोसिटी बदल करके v प्लस डेल्टा वी हो गई, चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुनो। अगर मैं कैपिटल M फॉर कैपिटल M, नोटिस करना, या फॉर कैपिटल M प्लस डेल्टा M, यानी कि सिस्टम बना दें, अगर कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल M और डेल्टा M को एक सिस्टम मान लो। तो सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं यहां पर कैपिटल M और डेल्टा M को। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से एक्सटर्नल फोर्स क्या कहोगे और इंटरनल फोर्स क्या कहोगे। जो ये स्मॉल f का फोर्स है, जो डेल्टा M और कैपिटल M एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, थ्रस्ट है वो इंटरनल हो गया। थ्रस्ट इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ यही हुआ फिर जिसको F एक्सटर्नल लिखा गया है। और न्यूटन लॉ ये कहता है कि दुनिया में किसी भी सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो सिस्टम के चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम के बराबर होना चाहिए। सो F एक्सटर्नल शुड बी चेंज इन द मोमेंटम, बट चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम का लेना होगा आपको, और डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज न्यूटन लॉ। अब चेंज इन मोमेंटम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम में m प्लस डेल्टा m
इंटू वी प्लस डेल्टा वी और माइनस इनिशियल मोमेंटम में कैपिटल एम इंटू वी और डेल्टा एम के पास यू वेलोसिटी थी तो डेल्टा एम इंटू यू और होल डिवाइडेड बाय टाइम। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करोगे तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू, अगर आप न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, वो ये एम इंटू वी का फैक्टर है। एम इंटू वी यहाँ पर भी है और एम इंटू वी यहाँ पर भी है, विथ माइनस साइन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा आपका, एम इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ध्यान से अगर करोगे इसको, माइनस डेल्टा एम और यहाँ पर कुछ u माइनस वी का टर्म आएगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और एक टर्म और आएगी इसके अंदर, एक और फैक्टर आएगा, वो होगा माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी इंटू यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक बार वेरीफाई जरूर कर रहे हैं इसको अपने लेवल पे करके, यही चीज बन रही है कि नहीं बन रही है। इसको वेरीफाई जरूर करिएगा लिख करके, अपने आप से लिखना करके, और देखना जरूर कि यही बन रहा है या ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब गलत बता दिया जा रहा है कुछ। तो एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू यू माइनस वी और माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू यू। जरूर, ठीक है, इसको कंफर्म कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े इसमें। है यही चीज, बोलो भाई जल्दी, आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करें या कुछ और है। यस सर, यही आ रहा है। सर यही आ रहा है। यस सर। अब सुनिएगा, ये जो डेल्टा एम और डेल्टा वी का प्रोडक्ट है इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट और भी स्मॉल होगा। तो यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं कि हम ये कंडीशंस लगाएंगे कि डेल्टा एम काफी जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। मतलब कि जब मास कंटिन्यूअसली लूज होगा तो एक नेग्लेजिबल टाइम के अंदर, मतलब हम डेल्टा टी को भी टेंडिंग टू जीरो मान रहे हैं, डेल्टा टी हमारा टेंडिंग टू जीरो है और करस्पॉन्डिंग डेल्टा एम भी हमारा टेंडिंग टू जीरो है। और ऐसे केसेस में ये चीज कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाती है, जब आप डेल्टा को टेंडिंग टू जीरो कर देते हो तो ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा, और ये इक्वेशन ये बन जाएगी एफ एक्सटर्नल, इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड पर लेके जा रहा हूं, प्लस डी एम बाई डी टी, मतलब डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को डी एम बाई डी टी, और u माइनस वी उसको अभी थोड़ा सा रुक करके लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर m और डेल्टा v बाई डेल्टा टी जो टर्म देख रहे हो आप उसको रिप्लेस करके dv डिवाइडेड बाय dt। अब ये u माइनस v क्या चीज है? सर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी है। हाँ, किसकी और किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव तो बिल्कुल सही है, लेकिन किसकी? तो छोटे मास की कैपिटल एम के रिस्पेक्ट। एम और छोटे एम मास के ये वेलोसिटी ऑफ डेल्टा m विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक, तो इसको हम v रिलेटिव कर दे रहे हैं, इसको इसका सिंबल ही हम vr से डिनोट करेंगे, vr मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। और इसीलिए पिछले एग्जांपल में जंप करने के लिए मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का ही यूज किया था, क्योंकि इन क्वेश्चंस में रिलेटिव वेलोसिटी मैटर करती है। थ्रस्ट रिलेटिव वेलोसिटी से मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट वेलोसिटी से नहीं मिल रहा है। और रिलेटिव वेलोसिटी होगी तभी तो अटैच होंगे, दोनों सेम वेलोसिटी पे चलेंगे तो अटैच कैसे होंगे वो? और ये जो टर्म देख रहे हैं ना सर, हाँ जी बताए। सर ये आपने ये dm बाई dt मतलब माइनस के साथ उधर लेकर तो प्लस हो गया, और ये अच्छा कोई नहीं सर होगा। अब एक चीज नोटिस करो, ये है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव एक्चुअली है क्या, नोटिस करो, एक मैं सुनना नोटिस करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली चीज है यार, थोड़ा सा ऑब्जर्व। डायरेक्टली मैं सब बता सकता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे देखो ये बताओ, ये डेल्टा एम अटैच होने से पहले कितनी वेलोसिटी पर चल रहा था? मतलब कैपिटल एम के साथ अटैच होने से पहले उस डेल्टा एम की वेलोसिटी, तो यू सर, यानी कितना मोमेंटम था उसमें? मतलब अगर मैं पूछूं कि डेल्टा एम यू। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम, सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ डेल्टा एम मास, अगर कोई पूछे कि उस डेल्टा एम के मोमेंटम में क्या चेंज आया, तो डेल्टा एम पहले u वेलोसिटी से चल रहा था, अब वो डेल्टा एम कैपिटल एम के साथ अटैच हो करके, डेल्टा एम कैपिटल एम के साथ अटैच हो करके
v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी से चल रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आ रही है बात समझ में ये चीज? यस सर। भाई अब तो ये डेल्टा एम, अब डेल्टा एम तो कैपिटल एम में अटैच हो गया ना, तो अटैच होने के बाद तो डेल्टा एम उसी वेलोसिटी पर चलेगा जिस वेलोसिटी पर कैपिटल एम चल रहा था, और ये दोनों कंबाइंड होकर के v प्लस डेल्टा v पर चल रहे हैं। तो डेल्टा एम का बाद वाला मोमेंटम लिखोगे तो वो होगा डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय v प्लस डेल्टा v, और वही डेल्टा एम अटैच होने से पहले डेल्टा एम इंटू यू मोमेंटम पे था, और इसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। और सर ये थ्रस्ट है। क्या बना ये चीज? थ्रस्ट। हाँ, क्या ये फोर्स नहीं बन गया? यस सर, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हो गया तो है। ये वो फोर्स है, हाँ, ये वो फोर्स है जो डेल्टा एम के ऊपर लगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, और तो न्यूमरेटर में एक प्रोडक्ट आएगा आपका डेल्टा एम और डेल्टा वी का, जिसको आप नेग्लेक्ट करोगे। तो न्यूमरेटर में डेल्टा एम इंटू वी एक टर्म आएगा, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी एक टर्म आएगा, और डेल्टा एम इंटू यू एक टर्म आएगा। यानी कुल मिलाकर के न्यूमरेटर में क्या बनेगा? डेल्टा एम, और उसमें से तो v माइनस u। v माइनस यू बाय डेल्टा टी। v माइनस यू। समझ आया? तो ये फोर्स है जो डेल्टा एम के ऊपर लगा होगा। तो जब डेल्टा एम के ऊपर अगर ये फोर्स लगा होगा तो कैपिटल एम के ऊपर सर तो इससे तो हम ये भी force कंक्लूड लगा। कर सकते हैं कि सर जो कैपिटल एम मास है उस हम्म, पे दो फोर्सेस लग रहे हैं ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, एफ एक्सटर्नल और एफ दोनों का जो वेक्टर सम राइट होगा वो एम राइट इनटू ए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मेन पॉइंट है, उसी पॉइंट की तरफ मैं कंक्लूजन पे आ रहा था कि ये जो स्मॉल एफ निकाला गया है, जिसको मैंने बिल्कुल राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पे जो देख रहे हो आप, राइट साइड बॉटम कॉर्नर स्क्रीन पे, स्मॉल एफ डेल्टा एम बाई डेल्टा टी वी माइनस यू, ये वो फोर्स है जो डेल्टा एम के ऊपर लगा है। न्यूटन थर्ड लॉ अभी फेल होता नहीं है, तो अगर डेल्टा एम के ऊपर इतना फोर्स लगा होगा तो कैपिटल एम के ऊपर इसका अपोजिट फोर्स लगा होगा। यस सर, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो वहां v माइनस यू की बजाय यू माइनस यू हो जाएगा। u माइनस v हो जाएगा। यानी ये जो टर्म लिखा गया है dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, ये क्या चीज है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, मतलब व्हाट इज dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव? तो दिस इज फोर्स, कह सकते हो। थ्रस्ट है ये। हाँ, मतलब इसको Thrust. थ्रस्ट, फोर्स अभी तो फिलहाल फोर्स, लेकिन नाम इसको थ्रस्ट का देंगे। ये फोर्स है या फिर थ्रस्ट है ऑन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग जब आप उस डेल्टा एम को ऐड कर रहे थे, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ डेल्टा एम मास। डेल्टा एम मास जब उसमें ऐड हो रहा था तो उस समय उतना फोर्स लग रहा था, और पहले से आपका एफ एक्सटर्नल लग रहा था, तो कुल मिलाकर के रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन आ रहा है। अभी भी आप एफ इक्वल टू एम ही पढ़ रहे हो, राइट साइड मास इनटू एक्सेलरेशन ही है, राइट साइड इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बट न्यूटन ने सिर्फ ये चीज आपको बताने की कोशिश की है कि अगर किसी बॉडी के मास में कोई दूसरा मास ऐड हो रहा होगा तो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ एक नई फोर्स भी आती है वहां पर, उस ऑब्जेक्ट पर, जिसको थ्रस्ट के नाम से आप पढ़ोगे, जिसका एक्सप्रेशन बन रहा है dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, और एक्सटर्नल फोर्स प्लस थ्रस्ट मिला करके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। और बोलो एक बार रिपीट कर दीजिए, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी v आपने लिखी है बॉक्स के अंदर, वो किस ऑब्जेक्ट की है? डेल्टा एम की? u माइनस वी है, खुद देखो ना आप, u नहीं, तो किसकी नीचे वेलोसिटी? नीचे एफ एक्सटर्नल प्लस dm बाई dt v रिलेटिव। हाँ, तो ये v रिलेटिव भाई बता रहा हूँ, ये v रिलेटिव u माइनस v है। ये जो v सर, जिसको मैं तो v सर जो आप रिलेटिव कह रहा हूँ, इसको यहाँ पर देख लो, ये v रिलेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब u माइनस v कह रहा हूँ, यानी कि डेल्टा m की वेलोसिटी m के रिस्पेक्ट में। जो आपने फिर थ्रस्ट निकाला उसमें तो v माइनस u आया है। अरे भैया मेरे तो सुन, पूरी बात सुनी नहीं, इसका मतलब आपने, ये थ्रस्ट निकाला गया है ऑन डेल्टा एम। थ्रस्ट तो इक्वली होगा ना दोनों पे। कैपिटल एम पर इसका अपोजिट लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ प्रीवियस। आप यहाँ डायग्राम देखो ना, ये जो हमने थ्रस्ट, ये जो एफ देख रहे हो ना, ये डेल्टा एम वाला एफ है। डेल्टा एम का एफ अगर आप निकालो
तो उसके अपोजिट करो ना, तो कैपिटल एम का माइनस, कैपिटल एम में इसके आगे एक माइनस एन लगाओ। यस सर, अभी आया समझ में यहाँ पर? यस सर आ गया। यानी कि इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो व्हेन मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहे हैं, व्हेन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा आप ऐसे पढ़ो। तो फॉलोइंग फोर्सेस आर, मतलब जो फोर्सेस उसके ऊपर लगेंगी वो कौन कौन सी होंगी। देन free body diagram will have number 1 external forces। अब एक्सटर्नल फोर्सेस में ये वही फोर्सेस हैं जो आप न्यूटन लॉ के चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हो। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग वाली फोर्सेस, वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा इसमें से क्या क्या है। फ्रिक्शन की फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स, एनी और अदर पुश और पुल। हाँ, मतलब वही जो एक लिस्ट पहले से चली आ रही है, एनएलएम के टाइम से ये चली आ रही है, पुश और पुल बाय द हैंड। तो ये आपके नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स में आते हैं। मतलब ये जो पहले जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे वो यही था। और उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस, मतलब अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अगर मास चेंज हो रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम को मॉडिफाई कर लेना अपने। जितना फ्री बॉडी डायग्राम आप न्यूटन लॉ के पहले वाले चैप्टर में बनाते थे उसमें एक नई चीज ऐड कर दो, और वो है थ्रस्ट वाली फोर्स, जिसकी वैल्यू है v रिलेटिव टाइम्स dm डिवाइडेड बाय dt। एंड देन जस्ट अ मिनट, एंड देन यूज F इक्वल टू ma, जो आप पहले लगाते थे। मतलब न्यूटन लॉ अभी भी पढ़ रहे हो, लेकिन न्यूटन लॉ में LHS में जो F है इसमें दोनों काउंटेड हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी काउंटेड हैं और थ्रस्ट वाली फोर्स भी काउंट है इसमें। इतना काम करके और हम किसी भी वेरिएबल मास के न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं, अगर ये बात समझ में आ रही है तो। अब इसमें आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि v रिलेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है। तो v रिलेटिव इज द वेलोसिटी ऑफ डेल्टा m मास या फिर dm मास कह लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है यहाँ। अब बताओ क्या पूछ रहे हो आप? सर एक्चुअली वॉइस चली गई, तो फिर से रिपीट कर सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने पीछे समझाया आपको, मतलब पहले तो आप इसकी फिजिक्स पढ़ो, मैथ बाद में। फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई मास अटैच होता है किसी सिस्टम में, या जब कोई मास सिस्टम से डिटैच होता है, अटैच या डिटैच, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट और डी अटैचमेंट, these two masses capital M and delta M, they exert force on each other। ये पहला कंसेप्ट आपसे कह रहे हैं, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस जिसमें नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, टेंशन फोर्स, पर्सन्स की फोर्स, उसके अलावा है। मतलब ग्रेविटी लग रही है तो वो लगती रहेगी, नॉर्मल लग रहा है नॉर्मल लगता रहेगा, टेंशन लग रही है वो लगती रहेगी। जो मतलब यूजुअल प्रैक्टिस में न्यूटन लॉ के चैप्टर में आप फोर्सेस दिखाते थे, उनके अलावा एक नई फोर्स अब हम पढ़ रहे हैं, जो अटैच होने वाला मास ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, जिसको थ्रस्ट के नाम से पढ़ रहे हो, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है dm अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय v रिलेटिव। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट का मास बदल रहा हो और उसमें आप न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाना चाह रहे हो F इक्वल टू ma वाली, तो इस इक्वेशन को लगाइए, बट लेफ्ट साइड पर जो फोर्स है उसमें एक नया मेंबर आ चुका है। कह लीजिए कि फोर्सेस की फैमिली में एक नया मेंबर आज उसकी बर्थ हुई है, न्यू मेंबर इन्वॉल्व हुआ है उसमें, और वो नया मेंबर उसमें थ्रस्ट है। अभी तक उस फैमिली में नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, ग्रेविटी थे, आज उस फैमिली बड़ी हो गई, एक और फोर्स काउंट कर लिया उसके अंदर, थ्रस्ट की फोर्स। लेकिन ये मेंबर तभी जिंदा होता है जब मास ऑफ सिस्टम टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अभी स्टेटमेंट मेरी बात समझ में आई कि अभी भी कोई मतलब कंफ्यूजन है? मतलब पॉइंट क्लियर हुआ आपको जो क्या बोल रहा हूँ आपको? मतलब हमारी जो लिस्ट ऑफ फोर्स है वो अब अपग्रेड हो गई एक तरीके की। जितनी फोर्सेस पहले लिस्ट में थी वो तो थी ही, जैसे हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम के टाइम पर कहा कि स्यूडो फोर्स को ऐड कर लेना, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि चेंजिंग मास आएगा तो थ्रस्ट वाली फोर्स को ऐड कर लो।
क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े फिर। यस सर क्लियर है। चलिए तो रॉकेट प्रोपल्शन पे आते हैं। ये आपकी एडवाइस है, मतलब फालतू में आप ये गलतियां करोगे तो मैं पहले ही एडवाइस दे देता हूँ कि जब आप न्यूटन लॉ ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम के लिए लगाओगे तो आप किसी आर्बिट्ररी मोमेंट पे लगाएंगे। आप t इक्वल टू 0 पर नहीं लगाएंगे और फाइनल नहीं लगाएंगे, बीच के किसी मोमेंट का टाइम लेंगे। रॉकेट इक्वेशन इसमें t इक्वल टू 0 पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो रॉकेट है, ठीक है, तो ये रॉकेट का इनिशियल मास आपको m नॉट दे रखा है। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज m नॉट टाइम 0 पर। और इसमें से गैस के बारे में कह रहे हैं कि गैस इज बीइंग इजेक्टेड एट ए कांस्टेंट रेट dm अपॉन dt। हम लोग इसे dm बाई dt की एक वैल्यू मानेंगे यहाँ पर, तो dm बाई dt को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सिंबल म्यू और एट ए कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड vr। तो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं। अब एट टाइम t ड्यूरिंग द मोशन, मतलब कुछ टाइम के बाद इसमें एक v वेलोसिटी आ गई। ये ऑब्वियस से बात है कि रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। दुनिया का कोई रॉकेट स्टार्टिंग में रेस्ट पे ही होता है जब उसमें माचिस लगाई जाती है। दिवाली वाले रॉकेट में, ये दिवाली वाला रॉकेट नहीं है, ये इसरो वाला रॉकेट है, तो यहाँ माचिस नहीं लगाई जाती है। बट गैसेस कितनी स्पीड से निकलती हैं आप किसी भी वीडियो में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जो गैसेस का प्रेशर होता है कितना ज्यादा होता है उस टाइम पर। और एक वेरिएबल मास सिस्टम का ना बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आप करो, आप कभी कभी बलून फुलाते हो घर में, बर्थडे पार्टी में गुब्बारे में हवा भरो और अचानक से गुब्बारा आपके हाथ से छूट जाए तो क्या होता है? बांधने से पहले आप गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारे खूब बड़ा 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 करते गए, साइज बड़ा हो गया उसका, अचानक से हाथ से छूट गया गुब्बारा आपके, हवा तुरंत निकल गई उसमें से, गुब्बारा किधर जाता है? कभी आप करके देख लेना बलून को। सर उड़ने लगता है रैंडमली। तो ये वेरिएबल जहाँ मास, से एयर एस्केप कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वेरिएबल मास नहीं हुआ, ये रॉकेट का कंसेप्ट नहीं आ गया? यस सर। ओके, तो आप जो बलून है वो भी रॉकेट है। बलून से एयर नीचे निकली, बलून ऊपर उछला, तो वो जो एयर बलून से निकली उसकी वजह से गुब्बारे पर थ्रस्ट लगा और वो चला गया ऊपर, लेकिन वो ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाता क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अपोज हो जाता है। तो एयर escaping आउट ऑफ द बलून इज सिमिलर टू द गैस escaping आउट ऑफ द रॉकेट। सिचुएशन तो वही है, मतलब वेरिएबल मास सिस्टम तो डेली हमारे घर में हो रहा है। और ना हो तो कभी एक फुटबॉल लेना, फुटबॉल में हवा भरना और एक पंचर करना उसमें, और देखो फुटबॉल किधर जाता है। जैसे हवा, जैसे ही आप पंचर करोगे देखना फुटबॉल किधर भागता है। बलून में हवा भर के छोड़ दे। देख लो, फुटबॉल में था ग्राउंड पे, फुटबॉल को जरा करना, कभी फुटबॉल में हवा भरना और उसमें से हवा निकाल, एक सुई उसमें निडल से छेद करना, देखना कैसे नाचता है वो फुटबॉल, नाचेगा कैसे। दिवाली वाली मम्मी से मार भी पड़ेगी। मैं तो पड़ोसी के बलून, पड़ोसी के फुटबॉल में करो ना, अपने में थोड़ी। तुम लोग ये सब बताना तो पड़ेगा। पैसा मांगने आते हैं लोग। यस सर, फिर ये हो जाएगा। तुम लोग बदमाशी नहीं कर पाओगे रहन, वो भी सिखाना पड़ेगा। चलो सर फिलहाल देखो, खेलते तो मैं फोड़ देता हूँ। अब ठीक है, देखो अच्छा सुनो, सर प्लीज एक रिकॉर्डिंग बना दीजिएगा आप ही करके, हाँ बता हम लोग देंगे। देखेंगे। चलिए तो देखो इसमें टाइम टी पर, सुनो इसकी इक्वेशन बना दे बच्चा। टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी v हो गई और मुझे ये v निकालना है। तो देखो हम लोग कह रहे हैं कि फोर्सेस क्या क्या लेंगे यहाँ पर। तो फोर्सेस की दो कैटेगरीज हैं, एक एक्सटर्नल फोर्सेस जो आप नॉर्मल पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, और एक आज फोर्स का कह लो एक नया मेंबर उनके घर में आया है, थ्रस्ट वाली फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स में वही लिस्ट है, पुरानी लिस्ट। उस पुरानी लिस्ट में से कौन सा फोर्स है यहाँ पर? नॉर्मल, टेंशन, ग्रेविटी, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, किसी हाथ, ग्रेविटी से। ओनली ग्रेविटी, mg। अब रॉकेट तो स्पेस में है ना, तो वहां कोई पर्सन हाथ से जाके तो धक्का देगा नहीं कि चल भाई, या थ्रस्टी है जो है। धागा बांध के तो छोड़ोगे नहीं कि चलो धागे से छोड़ते हैं रॉकेट, ये सब तो होता नहीं कहीं। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को अवॉइड कर रहे हैं हमेशा के लिए। और थ्रस्ट वाली फोर्स, तो थ्रस्ट वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या था अभी देखो आप, थ्रस्ट वाली फोर्स के बारे में, वो है v रिलेटिव और dm/dt। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है, यहाँ पर आपको वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फिजिक्स के वेक्टर का कंसेप्ट लगाना होगा तुम्हें,
जिसमें ये पढ़ाया गया था वेक्टर चैप्टर में कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसमें आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करो तो उस वेक्टर का साइज बदल जाता है और डायरेक्शन भी बदल जाती है अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर तो को, सेम साइड में साइज इंक्रीज। हाँ, तो v रिलेटिव एक वेक्टर है लेकिन dm by dt एक स्केलर है, तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअली जब मास बढ़ेगा तो dm by dt पॉजिटिव होगा और जब मास डिटैच होगा तो ये नेगेटिव होगा। देखो क्योंकि हमने जो डेरिवेशन की है ना, हमने m प्लस डेल्टा m लिया था, अगर डिटैच हो जाएगा तो यहाँ m माइनस डेल्टा m आएगा, तो जहां जहां प्लस डेल्टा m था वहां वहां माइनस डेल्टा m हो जाएगा आपका। मतलब dm by dt को आप प्लस माइनस के साथ भी रखेंगे, मतलब dm by dt का साइन पॉजिटिव लेना अगर मास गेन कर रहे हैं, और dm by dt ऑब्वियसली नेगेटिव होगा अगर कोई सिस्टम मास लूज कर रहा होगा अपना। और अगर dm by dt नेगेटिव है तो एक वेक्टर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब थ्रस्ट की क्या डायरेक्शन दिखाई जाएगी। मतलब अगर हम v रिलेटिव की डायरेक्शन के साथ बात करें कि जो एक डायरेक्शन है v रिलेटिव की, तो क्या हम v रिलेटिव की डायरेक्शन में थ्रस्ट को दिखाएं या v रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट को दिखाएं? अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, ये डिपेंड करेगा dm by dt पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये वेक्टर वाला कंसेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो रॉकेट के केस में dm by dt पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। इन केस ऑफ रॉकेट वो मास नेगेटिव है। मास कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके अपोजिट साइड पर थ्रस्ट काम करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में थ्रस्ट ऊपर की तरफ होगी क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी नीचे है, और ये थ्रस्ट होगा रिलेटिव वेलोसिटी vr मल्टीप्लाइड बाय dm डिवाइडेड बाय dt, मतलब पर सेकंड कितना मास लूज कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाय dt। अब एक तरीके से ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम भी कह सकते हो कि हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब हमारा जो बेसिक है वो लगा कि यार इस बॉडी में एक्सेलरेशन है, इस रॉकेट में कोई एक्सेलरेशन होगी इस टाइम, तो F इक्वल टू m है। तो अब अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा तो बट ऑब्वियस है कि ऊपर की फोर्स ज्यादा होगी, यानी कि v रिलेटिव इंटू dm बाई dt ज्यादा होगा और माइनस mg कम होगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर स्पेस में चला गया है तो फिर हम mg के कंसीडर कर रहे हैं। नहीं तो भैया तुरंत थोड़ी स्पेस में चला जाएगा। हाँ सर, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो कुछ टाइम के लिए ग्रेविटी होती है, उसके बाद जब स्पेस में चले जाएंगे तब ग्रेविटी नहीं होगी। सर ये हम लोग लॉन्च होते वक्त की बात कर रहे हैं ना, जब उसी वक्त मतलब ग्रेविटी हो। नहीं, लॉन्च थोड़ा का ऊपर बढ़ मतलब चुका है। टाइम t इक्वल टू 0, मतलब लॉन्च से कुछ ऊपर अभी, मतलब अभी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है। अर्थ है अभी। अरे दिवाली वाला रॉकेट है भाई, वो कौन सा स्पेस में जाता है? फिर तभी वो एडवाइस लिखी थी जी। छोटा रॉकेट मान लो ना दिवाली वाला, यस ईगल वाला मान लो। vr dm by dt is minus mg equals to m। सुनो अब इसके बाद कहानी, इसके बाद मेन कहानी यहाँ पर है यार। आप यहाँ पर मेन तो अब इसके बाद फंसेगा मामला ना, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, हमारा काम तो हो गया। एक्सेलरेशन को रखोगे dv by dt, कहानी तो अब शुरुआत होगी। कहानी ये शुरुआत होगी इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम। अब अगर कल की जो लिस्ट थी उसमें से इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तब तो हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो नहीं हो पाएंगे, या अगर वो लिस्ट सामने होगी तो फिर भी हेल्प मिल जाएगी। देखो dm by dt म्यू दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, तो पहले तो हम dt को रिप्लेस कर दे रहे, इसमें से जो dt है उसको हटाएंगे, हम dt को dm डिवाइडेड बाय म्यू करेंगे, तो यहाँ dm डिवाइडेड बाय म्यू dt कांस्टेंट है। हाँ म्यू कांस्टेंट है, वो लिखा हुआ देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट रेट और कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड। तो dm बाई dt इक्वल टू म्यू, तो हमने क्या किया dt को रिप्लेस कर दिया, dt की जगह dm बाई म्यू कर दिया, और यहाँ पर भी dt था उसको भी रिप्लेस करके dm डिवाइडेड बाय म्यू करेंगे।
इससे क्या बनेगा जानते हो? इसमें अब देखो एक्चुअली क्या हुआ, वो टाइम हट गया यहाँ से, क्वेश्चन से टाइम चला गया। अभी क्या बनेगा यार, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? क्या ये कुछ ऐसा है, क्या ये लिखे म्यू इंटू वी आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई डी एम, और म्यू यहाँ पर भी आएगा, और इंटू डी वी, यही बनेगा इक्वेशन? यस यस सर। सर। है ना? अब मैं इतने स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन ये म्यू वी आर फिर डी एम अपॉन एम माइनस जी इंटू डी एम इक्वल टू म्यू डी वी। चेक कर लो, मैंने थोड़ा सा ये इसलिए प्ले किया है कि आपका इंटीग्रेशन भी आसान कर दूं मैं। यस सर, यही होगा। यस सर ये हाँ, तुम्हारा इंटीग्रेशन, टाइम हटाते ही इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। dt हटाने से क्या होता है कि इंटीग्रेशन काफी सिंपल वाली आती है, अदरवाइज टफ वाली होती है। अब देखो म्यू कांस्टेंट है, वी आर कांस्टेंट, तो इनको इंटीग्रेशन के बाहर भेजो। g कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इधर म्यू कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। लिमिट रॉकेट जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी पर चला गया, dm यानी मास की लिमिट, तो ओरिजिन m से 0। जीरो m थोड़ी, से 0 अरे भैया रॉकेट का जीरो मास हो जाएगा। सर एम नॉट से एम एम। नॉट से एम। क्या बात कर रहे हो यार, रॉकेट क्या हवा में, मतलब बॉडी तो होगी उसकी, गैस निकलेगी न्यू बॉडी। गैस की बात कर रही थी। नहीं सॉरी नहीं सर, बच्चा, ये हम हमें सॉरी नहीं, हम तो परफेक्शन की बात कर रहे हैं कि ये सब भी लर्निंग का पार्ट है। सिर्फ इक्वेशन पढ़ लेने से और ये सब से नहीं यार, ये इंटीग्रेशन करनी कैसी है, उसमें सिंपल कैसे हो सकता है, वो ये सब कुछ रैंक डिसाइड करता है यार, वो भी स्पेशली टॉप रैंक की बात करें तो। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो डीएम बाई एम है ना, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉग है। नेचुरल लॉग ऑफ हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सिंप्लीफाइड रिजल्ट है म्यू वी आर, और वो अब मैं पूरा डायरेक्ट करूंगा, ये नेचुरल लॉग एम बाई एम नॉट लिमिट रखने के बाद माइनस जी एम माइनस एम नॉट इक्वल्स टू म्यू इंटू वी। अब उधर से म्यू को थोड़ा सा गायब कर देते हैं यार, क्योंकि वेलोसिटी के साथ कोई और आ जाए ना, उसको पसंद नहीं है म्यू, और इधर से भी म्यू को गायब कर दो। m टोटल मास है, m इज द मास विदाउट गैसेस नहीं है, m इसका मास है जिसमें कुछ जो गैसेस इसके अंदर हैं वो मास ले करके m है इसका टोटल, मतलब उसमें गैस का भी मास है, इसकी बॉडी का भी मास है, टोटल मास। सारी गैस थोड़ी निकल गई होगी। बस ये इसी फॉर्मेट में ज्यादा आसान पड़ेगा हमें, इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन ज्यादा इजी है समझने के लिए। विनायक एम नॉट भी वही मास है भाई, टोटल मास है उसमें। टोटल मतलब क्या हुआ, टोटल का मतलब बॉडी गैस सब ले करके। वी आर नेचुरल लॉग एम बाई एम नॉट माइनस जी बाई म्यू इंटू एम आई। अब इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यही रिजल्ट इसलिए सही है, एक तो इंटीग्रेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कैपिटल एम को आप टाइम के फॉर्म में ला सकते हो। कैसे? क्योंकि यहां पर कहा गया है ना, गैस इज बीइंग इजेक्टेड एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब म्यू किलोग्राम पर सेकंड निकल रहा है, एक सेकंड में म्यू किलोग्राम निकल गया, तो टी टाइम में कितना निकला होगा आप सोचो। जब ये पर सेकंड म्यू निकल रहा है तो टी टाइम के अंदर कितनी गैस निकल चुकी होगी इसमें से, और कितनी म्यूटी, तो कितना मास बचा फिर। मतलब m को हम क्या कर दे, इनिशियल मास में से कितना कम करोगे आप, अगर वो m नॉट माइनस म्यूटी, m नॉट माइनस म्यूटी, तो जैसे ही आप मास को ये रखोगे आपको टाइम के फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। मतलब ये हो गया ना कि डेरिवेशन भी हो गई, ज्यादा कैलकुलस में नहीं आई, और लास्ट में टाइम तो आएगा ही। हम कैपिटल एम को रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल एम की जगह एम नॉट माइनस म्यूटी कर देंगे, ओरिजिनल मास और माइनस जितनी गैस टी टाइम के अंदर निकली होगी उतना मास लेस कर दो, बचा हुआ मास आ जाएगा उसका, रिमेनिंग मास हो जाएगा।
बोलो जी ठीक है, तो आगे बढ़ें। यस सर। इक्वेशन क्लियर हो गई इसमें से? और अगर स्पेस में चला जाएगा, मतलब जहां ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, तो इसी में से जी घटा दो ना। जी खत्म गायब। जी गायब कर दो, तो v इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू लॉग m बाई एम नॉट, इसी फॉर्म में कर दीजिए। तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको बाद वाला मास दिया होता है, पहले वाला मास दिया होता है, मतलब m और m नॉट दिए होते हैं, और सीधा सीधा v पूछते हैं। तो इसी को रॉकेट की इक्वेशन कही जाती है, द रॉकेट इक्वेशन इसी को बोलते हैं। दिस v इक्वल टू v रिलेटिव नेचुरल लॉग कैपिटल M इज द मास एट एनी टाइम t डिवाइडेड बाय इनिशियल मास माइनस g अपॉन म्यू, म्यू मीन्स dm by dt, यानी हाउ मच गैस इज बीइंग इजेक्टेड इन 1 सेकेंड, कितने किलोग्राम पर सेकंड निकल रही है, और m माइनस एम नॉट। और ये सिर्फ रॉकेट के ही केस में काम नहीं करेगा यार, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें से मास निकल रहा हो, कोई भी ऐसा सिस्टम। मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं उसको, वेरिएबल मास सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स। एक तो ये मशीन गन का है, जल्दी जल्दी से देख लो। मशीन गन फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स at a speed of 1000 meter per second. The gunner holding the machine gun in his hands can exert average force of 180 Newton. तो maximum number of bullets he can fire per second. तो एक बात बताएं, अगर गन है और उससे बुलेट्स बाहर निकल रही हैं, तो क्या ये रॉकेट जैसा ही कंसेप्ट नहीं हुआ? ये जो बुलेट्स निकलेंगी, Yes, sir. तो मास डिटैच हो रहा है, तो ये गन पर एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, थ्रस्ट वाली फोर्स। और इसी का तो फॉर्मूला पढ़ रहे हो आप, v रिलेटिव इंटू dm by dt। तो अगर हम मान लेते हैं कि n बुलेट्स पर सेकंड निकल रही हैं, n बुलेट्स पर सेकंड इसमें से बाहर जा रही हैं अगर, तो कितना मास, dm by dt का मतलब यही है, कितना मास एक सेकंड में जा रहा है। और एक बुलेट अगर हम उसको स्मॉल m डिनोट कर लेते हैं, मतलब एक बुलेट के मास को आप m डिनोट कर लो, इस ये 1000 मीटर पर सेकंड आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे ही रखी है इस क्वेश्चन में। तो अगर n बुलेट्स पर सेकंड निकल रही हैं, तो n मल्टीप्लाइड बाय एक बुलेट 50 ग्राम की है, 50 बाई 1000, ये आपका dm बाई dt है, और 1000 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, और फोर्स भी दे रखा है 180 न्यूटन। बस इतना कंसेप्ट लगाइए कि जो बुलेट निकलेगी वो वेरिएबल मास है, उसकी वजह से गन पे थ्रस्ट आएगा, उस थ्रस्ट को रोकने के लिए पर्सन को फोर्स लगानी पड़ती है। सर हमें इसमें टाइम का भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में पर मिनट मांगा गया है। हाँ, तो पर सेकंड निकाल के पर मिनट, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कर ही लोगे यार, इतना तो मैं Yes. इतना दिमाग तो आप लोग आना ही पड़ेगा कि एक सेकंड में अगर इतनी बुलेट है तो एक मिनट में कितनी होंगी। तो ऑब्वियस बात है कि वो आप कन्वर्जन तो अपने आप करोगे, बट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कौन कौन से हैं। एक और एग्जांपल देखो, इसको थोड़ा सा बाद में आएंगे, दोनों क्वेश्चंस बैक अभी वापस आएंगे उसके ऊपर जल्दी से। एक तो ये देख लो, 6000 किलोग्राम रॉकेट इज सेट फॉर अ फायरिंग, अभी सेट किया, मतलब ये 6000 कौन सा मास हुआ, ये मास Initial, गैस टोटल होगा। initial, मतलब m naught, एग्जॉस्ट स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड, मतलब ये गैस वाली स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकंड, यानी कि वो आपको dm by dt dm by dt पूछना, पूछा है। यानी म्यू पूछना चाह रहे हैं। यस सर, Yes, म्यू sir. की वैल्यू। टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, ताकि थ्रस्ट, अब आपको ये रॉकेट वाला कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए, मतलब ये नोट सामने होने चाहिए। सर फोर्स दे दिया हमको। यानी कि थ्रस्ट मतलब v रिलेटिव इंटू dm by dt इसके ग्रेविटी को ओवरकम करे, यानी कि लिमिटिंग केस में उसके बराबर हो। सो आप सीधा सीधा लगाओगे v रिलेटिव इक्वल टू mg, और ये चीज पूछी जा रही है आपको। तो dm by dt को निकालने के लिए हम फटाफट करेंगे mg डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, इसमें सब कुछ तो दे रखा है। मास गिवन है 6000, g की वैल्यू 9.8 या 9.8 ही रखते हैं, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड
1000, बस इतना है, इतने kg पर सेकेंड। और बी पार्ट में 58.8 उसको देख लेना बच्चा, आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे। बी पार्ट में टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, इनिशियल मोमेंट पर एक्सेलरेशन चाहिए आपको, तो ये वाली इक्वेशन so लगाओ, force upon mass ये वाली इक्वेशन, ये वाली v रिलेटिव इंटू dm बाई dt माइनस mg बराबर ma। तो यहां पर इक्वेशन लगा देते हैं, यहां पर v रिलेटिव इंटू dm बाई dt माइनस mg इक्वल्स टू ma। इसमें भी सब कुछ तो दे रखा सर है पहले क्या? वाले का आंसर 60 केजी पर सेकंड आ रहा है सर। अब बच्चा आप कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ उतना ही आ जाएगा कुछ। yes sir 58.8 अरे यार कैलकुलेशन बाद में कर 60 लेना, केजी पर सेकंड सर। अब तुम लोग लड़ लो। मास गिवन है 6000, एक्सेलरेशन दे रखा है, मैं सिंपली जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ। ये सब कुछ दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 1000, तो अब ये थोड़ी है कि ये कितना आएगा, अब इस पे क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो यार आप लोग, खुद ही देख लेना कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, इसकी डेरिवेशन ऑलरेडी करा दी है, पहले से ही इसकी डेरिवेशन हो चुकी है, वो डेरिवेशन ही कॉपी करनी है इसमें, और नया करना भी नहीं है आपको। इसमें यही पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी उसकी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी रॉकेट की, अगर पूछा जाए कि रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी किस मोमेंट पर होगी, तो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन मतलब जब फ्यूल पूरा बर्न हो जाए, ऑल फ्यूल बर्न, जब सारा फ्यूल खत्म हो गया उसका, yes बिकॉज फ्यूल बर्न होने के बाद थ्रस्ट नहीं लगेगी, ग्रेविटी रहेगी ना, वो स्लो डाउन होगा, वो नीचे गिरेगा, मतलब स्लो डाउन होगा मतलब रिटार्डेड होगा वो। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला पीछे मेरे को तो अब याद भी हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला ये था आपका, अगर याद करो कि जो v रिलेटिव इनटू नेचुरल लॉग, into dm by dt नहीं जो रॉकेट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ यार, ये रॉकेट इक्वेशन okay so वो dr मतलब into ln into m up upon m naught minus g ये याद रखना है तुमको, रॉकेट इक्वेशन ये v रिलेटिव ln m by m नॉट वाला minus g okay माइनस g अपॉन म्यू और ये m माइनस m नॉट, इसमें सब दे रखा है आपको, डायरेक्ट ही दे रखा है एक्चुअली, ये दे रखा है कि टोटल मास पहले m नॉट है इनिशियली, एग्जॉस्ट स्पीड दे रखी है u, और फाइनली जब पूरा मास रॉकेट का बर्न हो चुका, मतलब सॉरी पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है, तो उसका मास mb है, व्हेन बर्नआउट अकर्स, पूरा मास खत्म होने के बाद mb है, तो ये m दे रखा है तुमको, इसकी जगह पर mb रख देना, बस खत्म है क्वेश्चन। और वी आर की जगह तुमको u दे रखा है इसमें, मतलब रॉकेट इक्वेशन जब हो गई ना, इसका मतलब इसका क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन लगानी होती है या थ्रस्ट का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पहले आपको ये करा दें, और ये एचसीबी का है 57th क्वेश्चन, चेन वाला क्वेश्चन। बट चेन वाला क्वेश्चन करने के लिए ना मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है कंसेप्ट समझने के लिए। इस फिगर में इस चेन को ऊपर उठा रहे, पहले वो चेन ग्राउंड के ऊपर थी, फिर चेन को पकड़ करके उठा रहे, सीधा कर रहे उसको। तो पहले फर्स्ट इट वाज पाइल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे जो आप देख रहे हो यहाँ पर, पहले यहाँ पे था, देन इट इज लिफ्टेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल P एंड दैट इज अ वेरिएबल फोर्स। दिस फोर्स P इज अ वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं रखना है, एक वेरिएबल फोर्स लगा करके आप चेन को लिफ्ट कर रहे हो ऊपर, सो दैट इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। जो क्वेश्चन कह रहा है आपको ना फोर्स P निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ हाइट x, और उसके बाद ये भी बताना है कि लॉस कितना होगा एनर्जी का।
अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ आपको, लॉजिक सुनिएगा। जो ये चेन मूव कर रही है, ये जो चेन मूव कर रही है, फॉर दिस पोर्शन, अगर आप फॉर दिस पोर्शन, आप बताओ इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या दिखाओगे? अगर मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो मैं क्या क्या दिखाऊं? पहले तो आप नॉर्मल तरीके से बताओ क्या क्या दिखाओगे नॉर्मल कंडीशंस में। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सर ऊपर फोर्स नीचे mg। तो ऊपर P दिखाते और नीचे mg, ये नॉर्मल जो पहले का न्यूटन लॉ पढ़ते थे अभी तक। तो नीचे mg। अब कितना मास होगा? ये सिर्फ इस वर्टिकल पोर्शन का मास लेना होगा, और यहाँ पर ना मास पर यूनिट लेंथ दे रो रखा है, x तो रो x इंटू जी, ये हो गया। लेकिन ये कांस्टेंट मास तो है नहीं, क्योंकि इसका जब मास आप रो इंटू एक्स कह रहे हो तो ये भी तो वेरिएबल मास हुआ। तो जब वेरिएबल मास होगा तो यही मेरा अभी पीछे आपको साथ कहा था कि जब मास वेरिएबल होगा तो एक बार रुक करके थ्रस्ट को भी काउंट कर लेना, बिकॉज थ्रस्ट के बिना अगर आपने आगे बढ़ गए तो गलत है। वेरिएबल मास के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें रेगुलर फ्री बॉडी डायग्राम जो आप पहले बनाते थे वो तो बनेगा ही बनेगा, थ्रस्ट भी काउंट करूं। सर सर रो इंटू जी एक्स प्लस वी स्क्वायर है क्या पी एज अ फंक्शन ऑफ एफ? बिल्कुल सही है। अब इसमें डेल्टा एम कौन सा है? अगर ये एम, इसको तो एम मान रहे हैं, इसको तो आप एम मान लो कि ये मेरा एम है, तो डेल्टा एम कौन है? फिर कौन सा मास इसमें अटैच होगा? अब सर बची हुई चेन का L माइनस एक्स। तो बची हुई चेन में से, बची हुई चेन का एक छोटा सा टुकड़ा, बची हुई चेन का एक डीएक्स टुकड़ा, मास अभी लिख रहे हो, मतलब डेल्टा एम उसको मान लेना कि जो बची हुई चेन है उसकी वो ऐड होगा इसमें। तो जो आपका फॉर्मूला था, पहले इसको समझ लेते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था कि थ्रस्ट इक्वल्स टू वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डी, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है थ्रस्ट का, और उस समय आपके नोट्स पर भी कहा गया था कि वी रिलेटिव इज द वेलोसिटी ऑफ डेल्टा एम विथ रिस्पेक्ट टू एम। तो डेल्टा एम की क्या वेलोसिटी है? जो मास अटैच होने वाला है डेल्टा एम, वो तो अभी जमीन पे है, रेस्ट पे है वो, तो वेलोसिटी ऑफ डेल्टा एम 0 है विथ रिस्पेक्ट टू मतलब माइनस, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो वी वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, यानी कुल मिलाकर के रिलेटिव वेलोसिटी माइनस वी है। माइनस का मतलब किधर की तरफ हुआ? ये माइनस वी आने का मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? सर नीचे की तरफ। ठीक है, तो वी रिलेटिव डाउनवर्ड है। अब डीएम बाई डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मतलब जो हमारा वेरिएबल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो फिर जो डायरेक्शन वी आर की है वही डायरेक्शन थ्रस्ट की भी है, क्योंकि वी आर तो वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। अगर वी आर डाउनवर्ड है इसका मतलब इस फिगर में थ्रस्ट डाउनवर्ड लगेगा, और दिस थ्रस्ट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बिकॉज जब डायरेक्शन दिखा देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में तो हम माइनस में नहीं लगाते कोई चीज, डायरेक्शन दिखाने के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v और dm बाय dt। अब dm बाय dt को क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू v d बाई dt। तो m ये है, देखो रो इंटू एक्स को आपने m लिखा हुआ है, तो m को रिप्लेस करके रो इंटू एक्स कर देंगे, इसमें से रो बाहर ले आएंगे, dx बाई dt कर देंगे, जो काइनेमेटिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ dx बाई dt की वैल्यू, अगर हम काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट लगाएं तो dx बाई dt, अगर ये x डिस्टेंस और ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो dx बाई, यानी कुल मिलाकर के ये बन जाएगा आपके लिए रो इंटू वी स्क्वायर। अब हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। यही चीज तुमको दिमाग में बिठानी है कि वेरिएबल मास का मतलब रेगुलर फ्री बॉडी डायग्राम प्लस थ्रस्ट।
अब ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया जो न्यूटन लॉ में पहले से करते आए थे, F = ma हो गया, बट यहां पर तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो सर px g प्लस रो v स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। क्यों बैलेंस करना होगा? एज एक्सेलरेशन इज 0। तो फिर फोर्सेस बैलेंस करके p की वैल्यू आ जाएगी रो एक्स जी प्लस वो जो थ्रस्ट निकाला गया है रो वी स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे इसमें से? एनर्जी लॉस देखिए, वर्क बाय कैपिटल P कितना होगा अगर निकालें? तो P एक वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए वर्क एनर्जी पावर में क्या कहा गया है, क्या करना चाहिए अगर एक वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना चाहते हो? इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में P की वैल्यू रखेंगे रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एक्स इंटू डी एक्स, और ये टोटल लिफ्टिंग 0 से L तक की जाएगी। कंप्लीट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूं। लिफ्टिंग ऑफ द चेन का मतलब कंप्लीट लिफ्टिंग। और ग्रेविटी ने कितना काम किया? ग्रेविटी ने इस प्रोसेस में क्या काम किया होगा? तो ग्रेविटी का वर्क निकालो mgh के हिसाब से, मास इंटू जी इंटू हाइट। तो इसका टोटल मास हो जाएगा रो इंटू एल इंटू जी। पहली बात एक और बता दें, ग्रेविटी का वर्क माइनस में आएगा क्योंकि बॉडी का मोशन अपवर्ड हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉस थीटा भी लगता है उसमें। तो पहली बात तो यहां माइनस mgh। लेकिन आपसे कल भी कहा गया था कि जब एक्सटेंडेड बॉडीज को आप डील करोगे तो हाइट लेनी पड़ती है करस्पॉन्डिंग टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इसका L/2 हाइट पे होगा। ये है वर्क बाय ग्रेविटी। अब अगर मैंने वर्क बाय पी को अगर सिंप्लीफाई करूं, वर्क बाय पी को अगर आप कैलकुलेट करके देखो, यहां पर मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा। रो वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऊपर से dx के साथ L आ जाएगा, इधर रो और g बाहर हो जाएंगे, और यहाँ x dx बचेगा, तो वो x²/2 होगा, यानी कि L²/2। तो टोटल वर्क कितना हुआ अगर हम नेट वर्क डन निकालें? नेट वर्क डन कितना हुआ यहाँ पर, मतलब दोनों का वर्क मिला दें, तो दोनों का वर्क मिलाओगे तो देखो रो जी L²/2 यहाँ पर प्लस में आ रहा है, और ग्रेविटी के टाइम वही चीज माइनस में आ रही है, रो वी स्क्वायर एल। रो वी स्क्वायर एल। ये टोटल वर्क है। और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? पहले पूरी चेन रेस्ट पे थी, पूरी चेन पहले रेस्ट पे थी, बाद में पूरी चेन वी वेलोसिटी पे चल रही है। हाफ रो इंटू एल मास इंटू वी स्क्वायर। क्या जो हमने टोटल वर्क किया, क्या उतना ही चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के टाइम पर हमने पढ़ा था कि वर्क डन बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर वर्क ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कम आ रहा है, तो एक्सेस वर्क कहां चला गया फिर? थ्रस्ट प्रोवाइड करने में। थ्रस्ट को ओवरकम करने में। थ्रस्ट को ओवरकम करने में, और वही चीज लॉस के फॉर्म में जाती है, एनर्जी लॉस्ट। यानी कि जो एनर्जी लॉस्ट है वो बेसिकली आपका नेट वर्क माइनस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब थ्रस्ट कंजर्वेटिव फोर्स हुआ या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ? नॉन कंजर्वेटिव। राइट। कि जब कहीं थ्रस्ट इन्वॉल्व होगा, यानी वेरिएबल मासेस के न्यूमेरिकल में
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाई जाती, क्योंकि थ्रस्ट की वजह से क्या होता है कि जब कोई मास अटैच या डिटैच होता है तो कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। अब इसको एक शिवांश सर भी पहले बोला था, मास अटैच होना क्या एक तरीके से इन इलास्टिक कोलिजन जैसा प्रोसेस नहीं हुआ? दो मासेस यस अटैच, सर, तो वहां लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ था? हुआ था सर। यहां भी हो रहा है। मास अटैच होना या मास डिटैच होना, मतलब कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी वहां पर लिखा है। इन क्वेश्चंस को मैं ये कहूंगा कि एक बार करिएगा जरूर, अगर आप चाहते हो वाकई में कि कुछ फायदा हो आपका तो। नहीं तो बेसिकली क्या होगा, मतलब एक फॉर्मेलिटी ही होगी और ये अभी रियलाइज नहीं होगा आप लोग को। आपके टाइम, आपका जो एग्जाम टाइम है तब तक सिचुएशन ऑलमोस्ट मतलब होपफुली सब नॉर्मल हो चुकी होंगी। तब ये डिफरेंस समझ में आएगा कि किसने इस टाइम पर पढ़ाई की थी और किसने इस टाइम पर पढ़ाई नहीं की। अभी बहुत सारे लोग इस टाइम को बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक तो 11th में वैसे भी वो सीरियस नहीं होते, बच्चा 11th में वैसे भी सीरियस नहीं होता, ऊपर से कोरोना, तो जो थोड़ा बहुत सीरियस होते थे वो भी चला गया। ये पेन समझ में आएगा 12th में, ये रियलाइज आप 12th में करोगे, यार मेरा पूरा साल निकल गया, अब मैं कैसे कोप अप करूं। तो बहुत जरूरी है कि इसी टाइम पर, हाँ इस सही कह रहे हैं, इसी टाइम पर चीजों करो। और तुम लोग को मैं फिर बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप मेरा कभी भी ना, किसी आपके सीनियर होंगे कोई जिनके पास हमारे नोट्स होंगे, कभी आप नोट्स कंपेयर कर लेना। एग्जैक्टली जो ऑफलाइन में होता है पूरा का पूरा, मतलब मेरी तरफ से कुछ भी कट नहीं है। मतलब बाकी जगहों पर मैं क्या बता रहा हूँ, बाकी जगहों पर लोग सिलेबस को कट करके पढ़ा रहे हैं, जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो स्किप कर जा रहे हैं वो, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ना, तो वो स्किप कर जा रहे हैं। तुम्हारी अभी तक की प्रिपरेशन पूरी 100% एडवांस के हिसाब से हो गई है, तो इसको बेकार मत होने दो। मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, बाकी चॉइस तुम लोग की है। बहुत ह्यूज मार्जिन ले सकते हो अगर अभी पढ़ाई कर ले, इसका मतलब बहुत तगड़ा मार्जिन लोगे आप अपने कंप्यूटर से। ऐसा मार्जिन जो आपका कंप्यूटर कभी बीट कर ही नहीं सकता, आपको कभी नहीं आ पाएगा, आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा इस समय की अगर पढ़ाई कर ली तो। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मान लो ये। बड़ी बड़ी कोचिंग की बात कर रहा हूँ यार, नेशनल लेवल की जो कोचिंग है उनकी बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ भी बच्चा जो है सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहा है अभी। मतलब हम लोग की जो बात होती है, हमारे सारे फ्रेंड ग्रुप हैं, पढ़ ही नहीं रहा बच्चा कहीं पर, कहीं नहीं, ऑल इंडिया कहीं नहीं पढ़ रहा कोई। उठा लीजिए फायदा इसका। अभी छुट्टियां आएंगी दिवाली के 3-4 दिन की, ये कवर अप करने के लिए यूज करो, मौज मस्ती के लिए ना करना। थोड़ी बहुत कर लो मौज मस्ती, ब्रेक भी जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाए। चलो जी देखो जल्दी से, इसमें ये चेन के बारे में कह रहे हैं, क्वेश्चन HCV का है, 57th क्वेश्चन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक चेन है, वो बाकी आपने क्वेश्चन इतनी देर में मेरे ख्याल से पढ़ भी लिया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। तीन भाई, चेन ऑफ मास एम लेंथ एल इज हेल्ड वर्टिकली इन सच अ वे दैट इट्स लोअर एंड जस्ट टचेस द हॉरिजॉन्टल फ्लो। अच्छा मैं HCV को ठीक है लगाने के लिए तो कहता हूँ, लेकिन आपको दिखा दूं, ये ओरिजिनल कहीं और किताबों से लेते हैं, मतलब ये सब किसी फॉरेन की बुक से। इसमें चेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, एनी पोर्शन, अब सुनिएगा, एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक्स द फ्लोर कम्स टू रेस्ट, assuming that the chain does not form a heap। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? चेन डज नॉट फॉर्म अ हीप ऑन द फ्लोर, एनी इसका मतलब यही है कि स्लैक नहीं हुई सॉर्ट ऑफ, मतलब इसका कोई रेलेवेंस है न्यूमेरिकल में, इस लाइन को न लिख सर मतलब पूरी चेन ने हिट किया फ्लोर को। यस सर। हाँ ठीक है, हीप नहीं बनने का मतलब एक तरीके से स्लैग्ड है वो, अभी कह सकते हो स्लैग्ड भी है, लूज है, धीरे धीरे ला रहे हैं उसको। इन्हीं तो ये इनके हिसाब से क्या हो रहा है कि कुछ टाइम बाद
कुछ टाइम बाद इस चेन का कुछ पोर्शन वर्टिकल होगा एंड कुछ पोर्शन यहाँ पर नीचे आ चुका होगा। तो एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक्स द फ्लोर कम्स टू रेस्ट। और यहां पर मेरी वो एडवाइस थी आपके लिए यहां पर कि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आप प्रॉब्लम का बीच का कोई मोमेंट लें, ना तो फाइनल ना तो इनिशियल। तो मैंने बीच का एक मोमेंट चूज किया है जब कुछ चेन हवा में है और कुछ चेन फ्लोर पे है। ठीक है, मान लेते हैं कि x लेंथ फ्लोर पे है और l माइनस एक्स लेंथ ऊपर है, और ये जो l माइनस एक्स है ये v स्पीड से नीचे आ रहा है। अब तुमको पहले ये डिसाइड करना है कि न्यूटन लॉ लगाओगे किसके लिए, जो पोर्शन फ्लोर पे है उसके लिए या जो पोर्शन वर्टिकल है उसके लिए। तो जो वर्टिकल है वर्टिकल वाले के लिए। अब यही गलती, जरा पढ़ो क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो जो फ्लोर पे है जो उसके फ्लोर पे फ्लोर उसके पे लिए। सर, जिससे फायदा हो उस पे। जिस पे फायदा हो। तो अप्लाई एनएलएम फॉर पोर्शन ऑन फ्लोर। अब लेके सुनिएगा, पोर्शन ऑन फ्लोर, इसका मास कितना है, जो पोर्शन फ्लोर पे है उसका मास कितना है। टोटल मास दिया है, टोटल लेंथ भी दी है, सर m by mx l by into l x। तो क्या ये वेरिएबल नहीं हो गया। यस सर। Yes, sir. तो एक वेरिएबल मास का फ्री बॉडी डायग्राम, एक वेरिएबल मास का फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले नॉर्मल वाली चीजें जो पहले आप दिखाते थे, तो पहले के हिसाब से नॉर्मल दिखाएंगे, एमजी दिखाएंगे। मतलब अगर हम ऑर्डिनरी क्वेश्चन कर रहे होते तो यहाँ पर नॉर्मल दिखाते, कोई चीज अगर फ्लोर पे है तो आप नॉर्मल दिखाओगे और उसके बाद एमजी दिखा दोगे। लेकिन ये वेरिएबल मास होगा तो आगे बढ़ने से पहले ये थ्रस्ट, तो अब हम थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले इसमें बहुत केयरफुल होना है। थ्रस्ट इक्वल टू वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अब इसका मतलब अगर आप फ्लोर वाले पोर्शन के लिए न्यूटन लॉ लगा रहे हैं, मतलब कि ये अगर आपके लिए एम है तो फिर डेल्टा एम जो ये है ऊपर मूव कर रहा है ये है, फिर डेल्टा एम जो अटैच होने वाला है ये है, नीचे आ रहा है। तो वी रिलेटिव क्या था, इसके बारे में यही कहा था, इट इज ऑफ डेल्टा एम विथ रिस्पेक्ट टू एम। तो जो मेरा डेल्टा एम है वो वर्टिकल चेन है, उसकी वेलोसिटी v है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू एम, एम रेस पर है। एम जीरो है, तो ये v माइनस जीरो, यानी कि ये आंसर v आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड आएगा। भाई अगर स्मॉल m जीरो है तो जो वेलोसिटी डेल्टा m की है वही रिलेटिव वेलोसिटी हुई। मैं डेल्टा m की ही वेलोसिटी को रिलेटिव कहोगे ना, क्योंकि स्मॉल m तो जीरो है और डेल्टा m डाउनवर्ड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड हुई। और डीएम बाई डी टी कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव। तो फिर थ्रस्ट किधर हुआ, डाउनवर्ड। तो आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करेंगे थ्रस्ट को दिखा करके, और उस थ्रस्ट की वैल्यू हुई रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि v। अब dm बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ m, और फिर से m को हम यहां पर ये लिख देंगे कैपिटल M बाई एल इंटू एक्स। तो थ्रस्ट की वैल्यू में m अपॉन एल बाहर आ जाएगा और dx बाई डी टी बनेगा यहाँ पर, जिसको वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे, और एक वेलोसिटी पहले भी है यहाँ पर यानी कि v स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन फोर्सेस को क्या कर दें, बैलेंस कर दें या फिर अनबैलेंस है ये, क्योंकि जिसके लिए आप न्यूटन लॉ लगा रहे हो वो पोर्शन फ्लोर पे स्टेशनरी पड़ा हुआ है। बैलेंस तो n इक्वल टू एम जी प्लस m बाई वी स्क्वायर। अब v निकालना पड़ेगा तुमको। तो ये चेन x डिस्टेंस फॉल की है, तो हम यहां पर v स्क्वायर बराबर 2gx। यहां पर इस लाइन का रेलेवेंस है कि जब उसमें हीप नहीं बनेगा तो चेन में टेंशन फोर्स नहीं आएगी, और टेंशन फोर्स नहीं आएगी तो इसका मतलब वो फ्री फॉल कंडीशन में माना जाएगा। ये मतलब यहाँ पर एक एजम्पशन है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि चेन फ्री फॉल कर रही है।
मतलब जर्क नहीं आ रहा कोई, ये एज्यूम करके चलना पड़ता है यहाँ पर। उन्होंने लाइन गलत लिख दी एक्चुअली, उनको लिखना ये चाहिए था, मतलब थोड़ा सा इसको डायरेक्ट वे में लिख देते कि यू कैन एज्यूम द मोशन ऑफ चेन एज अ फ्री फॉल मोशन। बट उसकी जगह वो लाइन उन्होंने घुमा फिरा के लिखी है, जिसका मतलब एक्चुअल में यही है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx। तो जब आप वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx रखेंगे तो एक्चुअली नॉर्मल की वैल्यू बन जाएगी 3। एक चीज, एक गड़बड़ है यहाँ पर, सुनो, एक गड़बड़ कर दी हमने। एक गड़बड़ यहाँ पर हमने कैपिटल एम यूज कर लिया है, वो गड़बड़ हो गई है। कैपिटल एम टोटल मास है, यहाँ पर जो मास यूज करना था मुझे वो m/l इंटू एक्स यूज करना था, हमने mg गलत लिख दिया था भाई, क्योंकि हमें सिर्फ इसी पोर्शन का तो मास लिखना चाहिए ना, जो x पोर्शन है। तो ये एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, इसको सही कर लेते हैं। ये m/l x g और v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो कुल मिलाकर के आपका ये आंसर आएगा 3mgx/l। ये नॉर्मल की वैल्यू आएगी। अब ये नॉर्मल इस चेन पे लग रहा है, लेकिन आपसे पूछा कुछ और जा रहा है। पूछा ये जा रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर, मतलब ये चेन फ्लोर पे कितना लगा रहा है। तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ से जो फ्लोर चेन, थर्ड लॉ हो जाएगा। हाँ, फ्लोर चेन पे लगा रहा है उतना ही चेन फ्लोर पे भी लगाएगा। एक्शन रिएक्शन लॉ यहाँ पे भी काम करेगा। तो आंसर इज 3mgx डिवाइडेड बाई l। मतलब नॉर्मल mg के बराबर नहीं है, mg से अलग है, क्योंकि ये वेरिएबल मास है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये दिमाग थोड़ा सा लगा लो ना कि वेरिएबल मास है, और थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को थ्रस्ट को एनालाइज करने में, कि थ्रस्ट भी फ्री बॉडी डायग्राम का ही पार्ट है। थ्रस्ट को इंक्लूड करने के बाद ये एक ऑर्डिनरी न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है। थ्रस्ट पे अलग से टाइम दो कि क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, dm/dt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, थ्रस्ट की क्या डायरेक्शन होगी, मतलब सेल्फ क्वेश्चनिंग करो अपने आप से, और बस आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। ये दो ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चेन वाले और रॉकेट वाले। और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ दे रहे हैं इसमें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे इसमें हैं, एक ये बेल्ट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत पुरानी एक रेसनिक हॉलिडे की बुक होती थी, मतलब करीब जब ओरिजिनली लॉन्च हुई थी वो, बड़ा बहुत ही मतलब यूनिक क्वेश्चन था उसका ये, मतलब ऑलमोस्ट करीब ये 1970-80 के आसपास का क्वेश्चन है और आज तक चला आ रहा है। तो एक ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, और एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर बस। ठीक है जी, ये आप जरा ट्राई करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास ट्राई करने, ये 2 कार वाले क्वेश्चन हैं। इसमें एक में कार में पानी इकट्ठा हो रहा है, ऊपर से बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, और एक में कार के बॉटम पर होल है, तो उसमें जो बालू भरा गया है वो बालू निकल के नीचे जा रहा है। मतलब एक मास लूज करने वाला है और एक मास गेन करने वाला है, और एक ये वैसे ही है कि एक बेल्ट चल रही है उसके ऊपर चेन। मतलब ये आइडिया जानते हो कहाँ से लिया गया? देखो फिजिक्स कैसे डेवलप होती है। कभी आप एयरपोर्ट पे जाओ, कन्वेयर बेल्ट देखी है आपने जहाँ पर लगेज आता है? यस सर, लगेज मिलता है सर। तो वो बेल्ट कितनी धीमे धीमे घूमती है, प्यार से बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे, है ना, देखा है कभी? मतलब आराम से। यस सर। क्या वो मोशन ऑफ बेल्ट वेरिएबल मास नहीं हुआ? कुछ लोग उस पर बैग रख रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं। यस सर। तो ये उसी का आइडिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक्चुअल मॉडल तैयार करते हैं ना, तो उसके पहले लैब में उसका स्पेसिमेन देखा जाता है कि चलो एक बेल्ट पे बालू गिरा के देखते हैं। इंजीनियरिंग ऐसे होती है फिर। तो बेल्ट के ऊपर बालू गिरा करके देखा कि बेल्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो एक आइडिया लगा। अब इस आइडिया को लोगों ने लार्ज स्केल पर लेके चले गए कि चलो, तो मैं क्वेश्चन का आइडिया तुमको बताऊं कि वो जो बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं उसको, क्या वो ऑटोमेटिक चलती है या उसके पीछे कोई मोटर लगा के चलाते हैं उसको? सर अंदर एक रोलर होता है। मोटर लगा होता है, रोलर्स होते हैं। मोटर होगी ना? यस सर। यस सर। यस सर। और क्या वो स्लो होता है कि फास्ट होता है? तो स्लो होती है। स्लो नहीं, मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत हो गया। मतलब कि जब वो बेल्ट मोशन में है
तो क्या टाइम के साथ उस बेल्ट की स्पीड बढ़ जाती है या टाइम के साथ घट जाती है? सर सेम तो रहता है। सेम ही रहती है velocity है। यानी कि मोशन ऑफ बेल्ट एक कांस्टेंट स्पीड पर है, इररिस्पेक्टिव कि उसके ऊपर आप कितना भी लगेज रख दो, है यस ना? सर। कितने भी यस किलोग्राम सर, का क्योंकि लगेज। सब चीज तो अंदर के रोलर पे डिपेंड करता है, वो तो अपने आप ही हो। हाँ, तो वो रोलर मोटर से ड्राइव होती है, मोटर की पावर रखती है उसके अंदर। तो ये वैसा ही कंसेप्ट है कि इसके अंदर एक बेल्ट को मूव करना है कांस्टेंट वेलोसिटी पर, उसमें बालू गिराया जा रहा है, ऊपर से सैंड पार्टिकल्स गिराए जा रहे हैं v स्पीड से, है ना, dm/dt से। तो सैंड पार्टिकल उस बेल्ट पे गिराए जा रहे हैं और बेल्ट कांस्टेंट स्पीड पर चलनी है, तो मुझे इसके लिए ना एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे उस एयरपोर्ट वाली कन्वेयर बेल्ट के लिए आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, मोटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोटर नहीं होगा तो फिर वो बेल्ट की स्पीड रुक जाएगी। तो ऐसे ही इस बेल्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर चलने के लिए ये जरूरी है कि इस पर बाहर से कोई फोर्स लगाई जाए, क्योंकि जब ये सैंड इसके ऊपर गिरेगा यानी कि मास अटैच हो रहा है इसके ऊपर, तो सैंड जब बेल्ट पे गिरा, मास अटैच हुआ, तो अटैच होने वाला मास भी तो एक फोर्स लगाएगा, यस और उसको ओवरकम करने के लिए आपको कैपिटल एफ की एक फोर्स लगानी पड़ेगी। ये उसका कंसेप्ट है। मैं कर लीजिएगा प्रैक्टिस, अब ध्यान रखना। बेल्ट इज ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। सैंड पार्टिकल गिर रहे हैं, इसका मतलब बेल्ट का मास बदल रहा है। तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुमको कैसे बनाना है, मैं इतनी देर में यही समझा रहा हूँ कि वेरिएबल मासेस की फ्री बॉडी डायग्राम में रेगुलर दिखाने वाली फोर्सेस के अलावा थ्रस्ट भी डालनी पड़ती है। और उसके बाद जैसे आप नॉर्मल न्यूटन लॉ करते हो F = ma या फोर्स बैलेंस करना, वो काम कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए तो अभी आप लोग जाओ, हम भी जाएं, टाइम काफी हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो